हेलो एवरीवन, दिस इज उदय यादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो आज के वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक डिस्कस कर लिया था उससे आगे डिस्कस करेंगे। ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं ये एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तीनों ही कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये होता क्या है? तो देखिए, यूनिवर्स में जो एनर्जी है ना वो फिक्स है। न तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ये लाइट्स वगैरह चल रही हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। जैसे हीटर है, विद्युत हीटर होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा को, ठीक है ना, हीट में चेंज किया जाता है। तो ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। आगे है ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो कंबाइन रूप है ना, उसको ही हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, उसके अनुसार क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट होती है। तो देखिए, ये एक मतलब थ्योरेटिकल बात होगी, लेकिन ये एक्चुअल में देखते हैं किस तरीके से होती है। तो मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है ना, और ये कोई h, यहाँ से h ऊंचाई तक एक वस्तु को फेंका जाता है। ठीक है ना। अगर इसको यहाँ से फेंका जाएगा नीचे से तो इसको हाफ mv² गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या है, k इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो है u इक्वल्स टू mgh होती है। h यहाँ पर जीरो प्रारंभिक स्थिति पर है तो ये है जीरो। तो प्रारंभिक जो मूल बिंदु है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम है हाफ mv², क्योंकि जब भी वो h ऊंचाई तक जा सकती है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अधिकतम बिंदु पर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होगी अधिकतम, कितनी होगी, मैक्सिमम mgh। लेकिन अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक अगर अंतिम पॉइंट तक जाकर एक पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो दी थी वो खत्म हो जाएगी और अंतिम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। तो अब देखिए, जैसे जैसे ऊपर वस्तु जा रही है काइनेटिक एनर्जी घट रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो बस ये इसका मतलब यही है कि इन दोनों का योग है ना वो कितना है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। और इसे ही मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से डेल ई मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेल ई। अगर चेंजिंग इन मैकेनिकल एनर्जी की बात करें वो क्या होती है, डेल ई प्लस डेल यू। इनमें चेंजिंग की बात करें तो वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये लगातार कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। ये एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो इनके मतलब पूरा अगर इनके चेंजिंग की बात की जाए तो वो कितना होता है, जीरो होता है। अब आ गया स्प्रिंग व गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या उसको दबा के उसको संपीड़ित करते हैं, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और या गुरुत्वीय प्रभाव में अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए, स्प्रिंग को खींचो या उसको संपीड़ित करो, दोनों ही कंडीशन में अगर हम x दूरी तक खींचते हैं या x दूरी तक संपीड़ित करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, us इज इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ kx², जहां पर k है बल नियतांक, ठीक है ना, जो उस पर बल लग रहा है उसका बल नियतांक, और x है कितनी दूरी तक खींचा जा रहा है या उसको सिकुड़ा जा रहा है। और देखिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो होती है m इंटू जी इंटू एच। देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, m द्रव्यमान की वस्तु थी, ठीक है ना, ऊपर की ओर फेंका गया था तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mgh। वैसे मैंने कल भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं जिसके ऊपर वाले बिंदुओं पर पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं शक्ति, पावर। पावर क्या होती है? तो देखिए, कार्य करने की जो दर है, ठीक है ना, द रेट ऑफ वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या हो गया, dW अपॉन dt अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर हम W इक्वल्स टू जानते हैं F डॉट ds होता है, अगर F कांस्टेंट होता है बाहर ले लीजिए तो ds अपॉन dt क्या होता है, V इक्वल्स टू ds अपॉन dt होता है, इसलिए P इक्वल्स टू F डॉट V। शक्ति के लिए एक फॉर्मूला F डॉट V भी होता है। और अब एक ये फॉर्मूला ये कहाँ से निकल के आया, देखिए जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है F इज इक्वल्स टू dP अपॉन dt, P इज इक्वल्स टू लेते हैं mv। अगर m कांस्टेंट है और v चेंजिंग है तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी v कांस्टेंट है और m चेंजिंग है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर F की वैल्यू v dm अपॉन dt लिखते हैं तो P इज इक्वल्स टू v स्क्वायर dm अपॉन dt। ये फॉर्मूला वैसे काम नहीं आता, ये और ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम में आता है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए जो शक्ति होती है ना वो एक अदिश राशि होती है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकंड, जिसको एसआई पद्धति में वोट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और शक्ति का एक बड़ा मात्रक हॉर्स पावर भी होता है, और एक हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वोट। ये आपको इंटरचेंजेस पता होने चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो P इज इक्वल्स टू होता है dW अपॉन dt, ठीक है ना। तो W कार्य के लिए होता है m1 L2 t-2 और अपॉन t1। तो देखिए ये t ऊपर आके -3 हो जाएगा, तो m1 L2 t-3, यही क्या होती है पावर की डायमेंशन। अब आगे बात करते हैं किसी मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू होता है किया गया कार्य, उस मशीन द्वारा किया गया कार्य और उसको कितनी एनर्जी दी जा रही है। तो यहाँ से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, हम थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करते हैं लेकिन काफ़ी यूजफुल बातें हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।